बच्चे, आज के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन। और इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग, आपको पता है, बिहार फायरमैन का जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें सेट नंबर 20 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं सेट नंबर 20 में क्या क्या बातें हैं। यहां देखिए सेट नंबर 20 में क्या कहा रहा है। यदि एक कण स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर 8वें सेकंड में 120 मीटर दूरी तय करती है तब इसका त्वरण क्या होता है। यहां देखिए 8वें सेकंड में बोल रहा है बच्चे, किसमें बोल रहा है? 8वें सेकंड में बोल रहा है। तो आसान प्रश्न है, एसएनएथ की बात कर रहा है, एनवें सेकंड की बात कर रहा है। तो एसएनएथ, ध्यान दीजिएगा जरा, एसएनएथ क्या कह रहे हैं? एसएनएथ एनवें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होता है u प्लस, ठीक है, आपको a/2 इंटू 2n-1। और यहां देखिए आपको n का मान दिया हुआ 8वें बच्चे, n का मान 8 दिया हुआ है। तो स्थिर अवस्था से तो u बराबर 0 प्लस क्या हो जाएगा? a/2, ठीक है, इंटू क्या हो गया? 2 गुना 8 -1 हो जाएगा। तो बच्चे ये हो जाएगा आपको 16 में से 1 को घटा दीजिए, 15 a/2 बराबर कितना? तो 120। अब देखिए हमको, ठीक है, a निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो 120 गुना 2/15, बच्चे काट दीजिए, 15×8 120, यानी 8 दूनी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहां पर आंसर है? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए नंबर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा बच्चे? ए नंबर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है? तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए गति के मुख्य रूप से 3 समीकरण होते। कितने समीकरण? तो गति के 3 समीकरण है। गति के 3 समीकरण है बच्चे। और ये कौन कौन सा समीकरण है? तो पहला समीकरण है आपको v बराबर u प्लस at, और यह, ठीक है, गति का पहला समीकरण है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला समीकरण है, पहला नंबर। ठीक है, न्यूटन्स, ये जो है आपको गैलीलियो ने दिया था। गति का समीकरण किसने दिया? गैलीलियो ने। और v बराबर u प्लस at। दूसरा देखिए s बराबर ut प्लस क्या होता है? हाफ at² होता है। ये गति का द्वितीय समीकरण है बच्चे। तृतीय समीकरण क्या होता है? तो तृतीय समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है बच्चे। और ये गति का तृतीय समीकरण है। तो गति के कितने समीकरण? 3 समीकरण। और यह nवें सेकंड में तय की गई दूरी जो है इसी से निकल के आता है बच्चे। ठीक है, ये द्वितीय समीकरण से निकल के आया है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों, ध्यान दीजिएगा जरा, भिन्न भिन्न द्रव्यमान m1 और m2 के पिंडों को भिन्न भिन्न ऊंचाई h1 और h2 से गिराया जाता है। दोनों पिंडों द्वारा, ठीक है, इन ऊंचाइयों से गिरने में लगे समय में अनुपात कितना होगा? आपको पता है, मान लेते हैं कि m1 द्रव्यमान के पिंड को गिराया जा रहा है, तो पता है आपको कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, पिंड को ऊपर से नीचे गिराने में जो ऊंचाई होगी और समय जो होगा वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। यहां देखिए, ठीक है, आपको समान ऊंचाई से गिराने पर वस्तु समान, ठीक है, आपको समान ऊंचाई से गिराने पर वस्तु समान समय में पृथ्वी पर गिरेगा। अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान भी हो तो फिर हम क्या बता रहे हैं आपको कि समान ऊंचाई से, एक कंसेप्ट पकड़ के रखिएगा, समान ऊंचाई से, ठीक है, आपको पृथ्वी पर वस्तु को गिराने पर, ठीक है, पृथ्वी पर वस्तु को गिराने पर वह समान समय में पृथ्वी पर पहुंचता है। वस्तु को गिराने पर वह, ठीक है, गिराने पर वह, ठीक है, समान समय में पृथ्वी पर पहुंचता है। एकदम याद रखिएगा, पृथ्वी पर पहुंचता है, एकदम ध्यान में रखना है बच्चे आपको, पहुंचता है किस पर? तो समान समय में पहुंचता है। और यहां पर आपको पता है कि h बराबर क्या होगा? तो हाफ GT² होगा। यह द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, याद रखिएगा, यह द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। ठीक है, द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, एकदम ध्यान में रखना है बच्चे, इस कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। यह द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, एकदम याद रखिएगा बच्चे इसको। अब देख लीजिए, इस कंसेप्ट में देख लेते हैं। तो h बराबर क्या? मैंने बताया हाफ GT²। अलग अलग ऊंचाई है, तो h1 बराबर हाफ
जी तो जी ही है, T1 का स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह से H2 बराबर हाफ, जी तो जी ही है, T2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या कर रहा है, दोनों के समय का अनुपात निकालना है, यानी T1 बटा T2 निकालना है, T1 स्क्वायर बटा T2 स्क्वायर। बच्चे दोनों को हमने काट दिया तो ये कट गया, T1 स्क्वायर बटा T2 स्क्वायर बराबर H1 बटा H2, यानी T1 बटा T1 अनुपात T2 बराबर क्या होगा, रूट अंडर H1 अनुपात H2 हो जाएगा। तो ये देखिए आंसर क्या होगा, रूट अंडर H1 अनुपात H2। एकदम याद रखना है कि किस तरह से सर ने कंसेप्ट बताया है और किस तरह से यह प्रश्न बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, यह द्रव्यमान से एकदम स्वतंत्र रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, घड़ी के मिनट और ठीक है, घड़ी के मिनट और ठीक है, मिनट व घंटे की सुइयों के कोणीय चालों का अनुपात क्या है। तो मिनट और घंटे की ठीक है बता रहे हैं हम लोग मिनट। ये देखिए अगर घड़ी चक्कर लगाएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक चक्कर लगाने में घड़ी को ठीक है अपने ये जो घूर्णन पथ है यानी वृत्त के चारों तरफ कितना समय लगता है बच्चे, ये देखना पड़ेगा आपको। तो आपको पता है कि ये जब चक्कर लगाएगा तो मैक्सिमम जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा एक चक्कर में, तो आपको पता है वो कितना लगे बनेगा, तो 2 पाई बनेगा। तो ω1 ध्यान दीजिएगा, ω1 किसके लिए, तो मिनट की सुई के लिए, मिनट कर देता ओमेगा मिनट बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो 2 पाई, और इसको समय लगता है मिनट के सुई को एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है बच्चे, ठीक है, तो आपको कितना लगेगा, तो आपको पता है 1 घंटा लगता है, 1 घंटा में मिनट की सुई एक चक्कर लगाता है। तो 1 घंटा कर लीजिए, 1 आवर कर लीजिए, 1 आवर कर लीजिए। तो बच्चे 1 आवर कर लेते हैं, तो 2 पाई बटा क्या कर देंगे 60, 1 घंटा में कितना मिनट, तो बच्चे 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड, कोई बात नहीं है। अब हम कोणीय चाल निकाले, देखिए कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय वेग बराबर क्या होगा, तो कोणीय विस्थापन बटे क्या समय होता है। तो वही काम मैं यहां कर रहा हूं। चलिए ओमेगा, अब क्या घंटे की सुई, आपको पता है कि घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है बच्चे, तो 2 पाई बटे क्या हो जाएगा, 12 घंटा में एक चक्कर लगाएगा। तो 12 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, यानी इसको अगर हम और डील करें तो 2 पाई बटे 12 गुना, ठीक है, 12 घंटे को हमने मिनट में बदल लिया, 60 से गुना कर दिया, ये 60 से गुना कर दिया, कोई बात नहीं है। अब हम ठीक है, अब इसका अनुपात निकाल रहे हैं। तो देखिए बच्चे दोनों का, ठीक है, कोणीय वेग किसका, मिनट बटा कोणीय वेग किसका, तो बच्चे ठीक है घंटा की सुई का। यहां देखिए ठीक है, 2 पाई तो कट गया, ठीक है, नीचे आएगा कितना, तो बच्चे 60 गुना 60, ठीक है, 60 गुना 60 ये नीचे आ गया, और ऊपर चला गया 12 गुना 60 गुना 60 ऊपर चला गया, बचे 60 गुना 60, बच्चे इसको काट दीजिए। ये देखिए ये कट गया, क्या अनुपात हुआ, 12:1। कितना अनुपात होगा, तो 12:1 होगा। ध्यान में रखिएगा 12:1 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोणीय चालों का अनुपात कितना होगा, तो ये निकल गया आपको, ठीक है, ध्यान में रखनी चाहिए आपको, 12:1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये देखिए किस तरह से बनता है बच्चे, तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करने के संदर्भ में निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। जी पृथ्वी की त्रिज्या, उपरोक्त में से कौन सा कथन आवश्यक है। बच्चे पृथ्वी का द्रव्यमान आपको मेजर करना है, तो आपको पता है जी बराबर होता है gm/r², यानी गुरुत्वीय त्वरण बराबर जी, गुरुत्वीय त्वरण है, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, बराबर क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर होगा gm/r²। कोई बात नहीं है, हमको ये क्या है, केंद्रीय वस्तु का द्रव्यमान, केंद्रीय वस्तु यहां पर क्या है, तो पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान है बच्चे। तो निकाल लीजिए ना, देखिए क्या निकालेंगे, तो आपको m निकालना है, m बराबर, ध्यान दीजिएगा, m बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, किसका यूज करेंगे, तो g/r² बटे कैपिटल जी। देखिए किसका यूज हुआ, तो सबसे पहले ठीक है पृथ्वी का द्रव्यमान निकालने में यूज किसका हुआ, तो पृथ्वी के द्रव्यमान निकालने में यूज हुआ सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण का, उसके बाद यूज हुआ त्रिज्या का, उसके बाद यूज हुआ गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। यानी आपको ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है, यानी सभी की आवश्यकता होगी, बिना इसके आपको द्रव्यमान नहीं निकलेगा बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, सभी की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान में रखना है आपको। चलिए, तो गुरुत्वीय त्वरण का महत्तम मान कहां पर होता है, तो ध्रुव पर होता है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो उनमें उत्पन्न विचलन क्या होगा बच्चे? तो आपको पता है कि बच्चे जैसे ही कोई भी प्रकाश की किरण जो है किसी भी सतह पर लंबवत आपतित होगी तो यह अपने पथ पर ही वापस लौट जाएगा। ये देखिए, ये टकराया और वापस अपने ही पथ पर लौट गया। तो विचलन इसमें क्या होगा? देयर इज नो एनी डेविएशन। यहां उत्पन्न विचलन क्या होगा? तो बच्चे शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। आपको किसी भी ठीक है सतह पर, किसी भी परावर्तक सतह पर, परावर्तक या अपवर्तक सतह पर लंबवत प्रकाश की किरणों के आपतित होने पर किसी भी परावर्तक या अपवर्तक सतह पर लंबवत प्रकाश की किरणों के आपतित होने पर, प्रकाश की किरणों के आपतित होने पर, किरणों के आपतित होने पर, आपतित होने पर वह बिना विचलन के सीधे गमन कर जाता है। विचलन के सीधे गमन कर जाता है। एकदम याद रखिएगा, सीधे गमन कर जाता है। याद रखना है बच्चे, गमन करता है। कोई भी विचलन यहां पर प्रोड्यूस नहीं होगा, सीधे गमन कर जाएगा। इसीलिए ठीक है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या होगा? तो एंगल ऑफ डेविएशन ये हो जाता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, 0 के बराबर होता है। एंगल ऑफ डेविएशन बराबर क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। ध्यान में रखिएगा, किसी भी परावर्तक या अपवर्तक सतह पर लंबवत प्रकाश की किरणों के आपतित होने पर क्या होगा? ठीक है, बिना विचलन के सीधे ठीक है गमन करता है बच्चे, सीधे गमन करेगा, वापस अपने पथ पर लौट जाएगा, वापस अपने पथ पर लौट जाता है। ध्यान में रखिएगा, अपने पथ पर लौट जाता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, बार बार यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? यहां देखिए किसके सापेक्ष निकालना है बच्चे? तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात को, क्या कह रहा है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो म्यू ठीक है WG निकालना है, म्यू WG निकालना है। ध्यान दीजिएगा, म्यू WG निकालना है। क्या निकालना है? तो म्यू WG। ध्यान दीजिएगा, म्यू WG निकालना है। क्या हो जाएगा? तो म्यू WG बराबर होता है बच्चे, याद रखिएगा क्या होगा? तो म्यू W बटा म्यू जी, म्यू W बटा म्यू जी। ध्यान दीजिएगा, म्यू ठीक है ऊपर रखेंगे म्यू W को, जिसके सापेक्ष निकालना है तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना है। तो बच्चे ये देखिए म्यू जी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, म्यू W ये कितना है? तो इसको हम इस तरह से करें, ए म्यू W बटा ए म्यू जी, ए म्यू W बटा ए म्यू जी, ए म्यू W बटा क्या हो गया? ए म्यू जी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये कट गया एयर एयर, तो क्या बचेगा? ग्लास बचेगा। ए म्यू W का मान वहां देखिए 4/3 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। और ठीक है इसका मान दिया हुआ है 3/2। ये क्या दिया हुआ? 3/2। चलिए बच्चे ये देखिए 4 × 2/3 × 3 यानी क्या हो जाएगा? 8/9। ठीक है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 8/9। ध्यान दीजिएगा, हवा के सापेक्ष दिया हुआ, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना? तो 4/3। तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3, कोई बात नहीं है। अब ठीक है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये कितना दिया हुआ? 4/3। अब देखिए निकालना क्या है? तो कांच का अपवर्तनांक निकालना, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना, यानी कांच के सापेक्ष पानी का, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे? म्यू W बटा क्या? म्यू जी कर लेंगे। अब बच्चे म्यू W यहां देखिए ए म्यू W ठीक है बटा क्या हो जाएगा? ए म्यू W का मतलब क्या हो गया? तो ए म्यू W का मतलब हो गया आपको
ठीक है, जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, ए म्यू डब्ल्यू। आप बटे क्या कर रहे हैं, ए, ठीक है, म्यू जी कर रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए ए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हुआ आपको, ए म्यू डब्ल्यू बटे, ये देखिए उल्टा किए हैं हम लोग, तो इसको हम और एलेबरेट कर रहे हैं। यहां देखिए म्यू डब्ल्यू बटे म्यू ए, ये हो गया। नीचे आइए, नीचे में क्या हो जाएगा, तो ए म्यू जी है, तो बच्चे यहां पर हो गया म्यू जी, और ऊपर चला गया क्या, म्यू, ठीक है, क्या हो गया, ए आपको, ये देखिए ये दोनों कट गया, म्यू डब्ल्यू बटे क्या होगा, म्यू जी आ गया। यानी ठीक है, जल का अपवर्तनांक निकालना है किसके अपेक्षा, कांच के अपेक्षा। इसीलिए ठीक है, आपको इस तरह से इसको सॉल्व आउट हम लोग करते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, ये याद रखना है आपको, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बिंब के समान साइज होता है, एकदम सही है। काल्पनिक होता है, यह भी सही है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, यह भी सही है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, एकदम याद रखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा बच्चे, तो बने प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, क्या होगा, तो यह सीधा होता है, सीधा, ठीक है। फिर कैसा होगा, तो आभासी होगा, आभासी होगा। फिर कैसा होगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितना सामने वस्तु होती है, दर्पण के पीछे बनेगा। फिर कैसे बनेगा, ठीक है बच्चे, फिर बनेगा, कैसा बनेगा, तो लेटरल, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेस्ड हो जाता है, यानी आपको पार्श्व विस्थापित हो जाएगा, यानी लेफ्ट का राइट चला जाएगा और राइट का लेफ्ट चला जाएगा। तो ये याद रखनी चाहिए, वास्तविक कभी भी नहीं होगा, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होता है, एकदम ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देख लीजिए, 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर m चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान 20 न्यूटन है, तो n का मान निकालिए। आसान प्रश्न है बच्चे, कैसे आसान प्रश्न है, तो आपको पता है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा तो वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है, और ये mv²/r होता है, और m और v बराबर ω²r², ω²r² बटा क्या हुआ, r हो गया बच्चे, r काट दीजिए, m ω² और r हो गया, m ω² और r हो गया। इसका मान 20 न्यूटन दिया हुआ, 20 न्यूटन दिया हुआ। द्रव्यमान देखिए कितना है बच्चे, तो 100 ग्राम है, तो 100 गुना 10⁻³ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ग्राम है तो केजी में बदल दिए। 1 मीटर व्यास बच्चे, 1 मीटर व्यास, तो अब देखिए, ठीक है, 1 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो ये ओमेगा का मान क्या होगा, तो ओमेगा का मान हो गया कितना, तो ये हो जाएगा 2πn बच्चे, n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 2πn, और ठीक है, व्यास दिया हुआ 1 मीटर, तो 1 मीटर को व्यास से त्रिज्या कर लीजिए तो रेडियस हो जाएगा, यानी व्यास बटे 2 कर लेंगे, यानी 0.5 मीटर हो गया। तो देखिए क्या क्या वैल्यू आया, 100 गुना 10⁻³ गुना 4π, अब देखिए बच्चे n चक्कर प्रति सेकेंड है, तो n चक्कर 4π, ठीक है, 4π², और ये n² निकल गया, कोई बात नहीं है, गुना 0.5। अब देखिए 20, हमको निकालना है n का मान निकालना है, तो n बराबर या n² बराबर, देखिए बच्चे क्या आ जाएगा, देखिए क्या क्या आएगा आपको, ठीक है, 20/100 गुना 10⁻³ गुना 4π² गुना 0.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर कितना आ गया, आपको 10 आ गया, ठीक है। यहां देख लीजिए बच्चे, अब क्या करेंगे, तो 5 चौके 20 कर दीजिए, 20 गुना 10 बटे 100 गुना 10⁻³ गुना 20π², बच्चे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में कितना आया, तो बच्चे ठीक है, आपको
200 आ रहा है, तो इसको काट दीजिए तो ठीक है, 100 दूनी 200, ऊपर में कितना आ गया 100 बटे पाई स्क्वायर आ गया। अब n का वैल्यू निकालते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 100 बटे पाई स्क्वायर, ये निकल गया 10 बटे पाई, ठीक है, चक्कर प्रति सेकेंड, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। ये अभी केंद्रीय बल हम लोग निकाल रहे हैं, सबका वैल्यू दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं बच्चे लोग। देखिए क्या है हमारा, 10 न्यूटन का एक बल किसी पिंड पर क्रियाशील है, कोई बात नहीं है। यदि बल का लगाव बिंदु घूर्णन अक्ष पर हो तो इस बल का आघूर्ण 5 न्यूटन इंटू मीटर है, तो घूर्णन अक्ष पर कितनी दूरी पर बल आरोपित होगा। तो बच्चे ये देखिए घूर्णन अक्ष का ये मान लेते हैं क्या है, तो वाई डैश, इसके तहत आपकी वस्तु चक्कर लगा रही है। ये देखिए m द्रव्यमान की वस्तु है और कितना चक्कर लगा रहा है, तो ये 10 न्यूटन का एक बल किसी पिंड पर क्रियाशील है, कोई बात नहीं है, ये 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। और बलाघूर्ण क्या होता है बच्चे, तो बलाघूर्ण होता है, ठीक है, अक्ष से दूरी गुना बल का गुणनफल। अक्ष से बल आघूर्ण क्या होगा, बलाघूर्ण होता है आघूर्ण, बलाघूर्ण क्या होगा, तो अक्ष से दूरी गुना बल का गुणनफल, यानी r क्रॉस f हो जाएगा। और ये देखिए r क्रॉस f हो जाएगा, यानी अक्ष से दूरी गुना बल, अक्ष से दूरी गुना बल का गुणनफल, ये कहलाएगा बल आघूर्ण। देखिए आपको, ठीक है, यहां पर बल आघूर्ण ये देखिए इतना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, बराबर अक्ष से दूरी r मान लीजिए, बल कितना 10 न्यूटन मान लीजिए, तो r बराबर क्या होगा 5/10 बच्चे 1/2 यानी 0.5 मीटर हो जाएगा। तो देखिए कहां पर 0.5 मीटर है, तो ये आंसर होगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि बलाघूर्ण क्या होता है। अब देखिए मेरा ये हाथ जो है, ठीक है, इधर मूव कर रहा है, ये किसकी वजह से, बलाघूर्ण के कारण मूवमेंट होता है। जैसे दरवाजा आपको बलाघूर्ण के कारण गति करता है, तराजू बलाघूर्ण के कारण समानांतर बल के संयोजन से, ठीक है, मूवमेंट करता है। जाता आप देखिएगा, जाता पीसते हम लोग, वहां पर बलयुग्म कार्य करता है। तो बच्चे ये सब ध्यान में आपको रखना पड़ेगा और उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन भी, ठीक है, हल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहां देखिए गैस में उत्पन्न हो सकते हैं, तो बच्चे गैस में, ठीक है, केवल और केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकता है। ध्यान में रखिएगा गैस में, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग गमन नहीं करता है, याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, आपको अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के लंबवत गमन करता है, माध्यम के लंबवत गमन, ध्यान में रखिएगा, माध्यम के लंबवत यह गमन करेगा, माध्यम के लंबवत गमन करता है, याद रखना है आपको। कैसे गमन करता है, तो माध्यम के लंबवत गमन करता है। तो वह तरंग जो माध्यम के लंबवत गमन करेगा, श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करेगा, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और यह द्रव और ठोस, ठीक है, ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करेगा, ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है, एकदम याद रखना, ऊपरी परत पर गमन करता है। जबकि आपको, ठीक है, आपका जो अनुदैर्ध्य तरंग है यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करेगा। अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, गमन करता है, याद रखिएगा, गमन करता है। किस पर गमन करेगा, तो यह ठोस, द्रव और गैस तीनों पर गमन करता है, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस पर गमन करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, पर गमन करता है बच्चे। तो याद रखनी चाहिए आपको इसको, ठीक है, कि आपका अनुदैर्ध्य तरंग कहां कहां गमन करेगा, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करेगा बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित, ठीक है, का निम्न युग्मों में किसमें सुमेल है बच्चे, एंटीबायोटिक एस्ट्रेप्टोमाइसिन और PAS, ये पेनिसिलिन है बच्चे, सही है। सल्फा ड्रग क्लोरोक्विन, ये हमको किसमें सुमेल है बोल रहा है, दर्द निवारक सिबाजोल, एंटी मलेरियल हीरोइन, ये गड़बड़ लग रहा है हमको, ठीक है, आपको पहला ही नंबर सही लग रहा है बच्चे, क्योंकि, ठीक है, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन और PAC सुमेलित है। PAC को पारा एमिनो सैलिसाइक्लिक अम्ल कहते हैं, पारा एमिनो सैलिसाइक्लिक अम्ल कहते हैं। यहां देखिए पहला ही आपको सुमेलित है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये पहला ही सुमेलित है। यहां पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और PAS ये क्या है, तो दोनों एंटीबायोटिक, और ये PAS ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारा एमिनो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है,
पारा एमिनो सेलिसाइक्लिक अम्ल होता है, सेलिसाइक्लिक एसिड बोला जाता है इसको, सेलिसाइक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे। सल्फर ड्रग, ये देखिए क्लोरोक्विन जो है ये मलेरियल ड्रग है, मलेरिया से लड़ने वाला ड्रग होता है, मलेरिया ड्रग है बच्चे, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग होता है, ध्यान में रखिएगा ये वाला, ठीक है। फिर देखिए हीरोइन, ये दर्द निवारक दवाई होता है, जबकि सिबाजोल ये क्या है, तो बच्चे सिबाजोल जो है ये सल्फा ड्रग होता है। सिबाजोल ये क्या होगा, तो सिबाजोल एक प्रकार का पेनिसिलिन पाउडर है जिसका उपयोग साधारण तौर पर एंटी माइक्रोबायल के रूप में किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, एंटी माइक्रोबायल के रूप में किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा सिबाजोल ये क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, पेनिसिलिन पाउडर होता है, पेनिसिलिन पाउडर कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। सिबाजोल पेनिसिलिन पाउडर होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एंटी, ठीक है, माइक्रोबायल डिजीज किसी प्रकार का है तो उसको रिमूव आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए बच्चे तो समझ में आ गया होगा। एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक कौन था, तो पेनिसिलिन था। जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो बच्चे, ठीक है, जिंक जैसे ही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और H2 गैस का निर्माण करता है, ध्यान में रखिएगा। जिंक Zn आपको जैसे ही क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा Zn, ठीक है। जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, बच्चे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ले लीजिए, 2HCl लीजिए, तो ZnCl2 प्लस क्या होगा, H2 गैस बाहर निकालेगा। याद रखिएगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करने के उपरांत, धातु अम्ल से अभिक्रिया के बाद क्या बनाता है, अभिक्रिया के उपरांत क्या बनाएगा, तो उपरांत आपको बनाता है H2 गैस, ध्यान में रखिएगा, H2 गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है। जैसे ही धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है बच्चे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि अम्ल, ठीक है, धातु से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवोगाड्रो का नियम निकालने में क्या उपयोगी होता है। तो बच्चे एवोगाड्रो साहब ने बताया कि यदि ताप, ठीक है, ताप और दाब, ठीक है, ताप दाब, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर, ठीक है, किसी गैस के समान आयतन में, ठीक है, अणुओं और परमाणु की संख्या नियत होती है, यानी V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N होगा, ठीक है। समान ताप और दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अणुओं और परमाणुओं की संख्या नियत होती है, यानी V प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। और ठीक है, याद रखिएगा V1 बटे N1 बराबर हो जाएगा V2 बटे N2। इसे ही हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो का नियम कहते हैं बच्चे। और ये गैसों की परमाणुकता ज्ञात करने में, गैसों का अनुभार ज्ञात करने में, कुछ गैसीय यौगों के अनुसूत्र ज्ञात करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्या, एवोगाड्रो का नियम, यानी ठीक है, समान ताप और दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अणुओं और परमाणु की संख्या नियत होती है। याद रखिएगा, परमाणुकता किसको बोलते हैं बच्चे, मान लीजिए S8 है तो ये सल्फर जो है कितने परमाणु से बना है, 8 परमाणु से। ये देखिए, ठीक है, आपको क्या है, O3 है तो ऑक्सीजन कितने परमाणु से, 3 परमाणु से बना है। फिर देखिए ये P4 है, फास्फोरस कितने परमाणु से बना है, तो 4 परमाणु से बना है। तो सल्फर की परमाणुकता 8 हो गई और ओजोन की परमाणुकता 3 हो गई, ठीक है, फास्फोरस की परमाणुकता 4 हो गई। तो ये आपको परमाणुकता के विषय में बात कर रहे हैं। गैसों का अनुभार क्या होता है, तो गैसों का अनुभार होता है कि ये देखिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस बराबर क्या होगा, 2 गुना वाष्प घनत्व होता है, VD होता है बच्चे। कुछ गैसों का अनुसूत्र बच्चे, जैसे ठीक है, ये देखिए CO2, H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। तो इसका ठीक है, आपको अनुसूत्र ज्ञात करने में भी हम एवोगाड्रो के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमाणु के में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों का निम्न क्रम होता है बच्चे। तो आपको पता है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी, तो 19 होती है बच्चे। और ये देखिए, ये क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p, यहां देखिए, ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 4s1। तो बच्चे यहां देखिए क्या हो जाएगा, तो 3p और 4s, 3p और 4s, 3p और 4s। तो कहीं भी ठीक है 3D का जिक्र है बच्चे, 3D का जिक्र है बच्चे, तो नहीं है। तो इसका ऊर्जा स्तर क्रम क्या होगा, तो आप बताइए ऊर्जा स्तर क्रम क्या होगा। तो बच्चे ऊर्जा स्तर क्रम हो जाएगा 4s3d। यहां देखिए 4s3d बच्चे,
या इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर 4s, ठीक है, पहले किस में जाएगा 3p और 4s, तो 3p 4s है ही नहीं। अब बाय द वे अगर इसको हम क्या करते हैं एक्साइट स्टेट करते हैं तब जाकर के 4s, पहले 4s तब 3p आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन 4s और 3p, 4s और 3p, ध्यान में रखिएगा 4s और 3p होना चाहिए। यहां पर 3d गड़बड़ लिखा हुआ बच्चे, ये 3p होगा, ध्यान दीजिएगा 3p होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4s 3p, 4s 3p, 4s 3p, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 19 होती है बच्चे, क्या होगा 19 होगा, ध्यान में रखिएगा। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बता दिया, पोटेशियम क्षार धातु है और यह प्रथम वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है प्रथम वर्ग का तत्व है। यह देखिए निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में से किसका अमाप सबसे अधिक होता है बच्चे। अमाप मतलब क्या हुआ, इसका आकार सबसे बड़ा होगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि किसके नाभिक में, ठीक है, आपको सबसे कम प्रोटॉन है, ठीक है, उसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो देखिए नाइट्रोजन के नाभिक में कितना है, तो 7 न्यूट्रॉन है बच्चे, 7 न्यूट्रॉन, याद रखिएगा 7 प्रोटॉन है। जिसका प्रोटॉन नाभिक में कम, ध्यान दीजिएगा, जिसका प्रोटॉन, ठीक है, जिसका प्रोटॉन नाभिक में कम आकार बड़ा, नाभिक में कम क्या होगा आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा, एकदम याद रखिएगा आकार बड़ा। और ठीक है जिसका नाभिक में, ठीक है यहां देखिए, जिसका नाभिक में, जिसका प्रोटॉन नाभिक में, ठीक है, नाभिक में अधिक आकार छोटा होगा, आकार छोटा होगा, एकदम याद रखिएगा, आकार क्या होगा छोटा होगा, एकदम याद रखना इस कंसेप्ट को। क्या कारण निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में से किसका अमाप सबसे अधिक होगा। तो बच्चे यहां देखिए, ये देखिए ये क्या है न्यूट्रॉन है, इसके नाभिक में 7 प्रोटॉन, जबकि इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन, ठीक है। जरा देखिए इसके नाभिक में कितना होगा, तो 9 प्रोटॉन, ठीक है 9 प्रोटॉन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके नाभिक में क्या होगा, तो इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन। तो सबसे छोटा आकार किसका, तो सोडियम का। सबसे बड़ा आकार किसका, तो आपको, ठीक है, आपको नाइट्रोजन का होगा। किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा बच्चे। तो ये याद रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। धातु कर्म एक प्रक्रिया है, देखिए ठीक है, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिस पद्धति का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो धातु कर्म कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उस तकनीक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो ठीक है अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अयस्कों से शुद्ध धातु का निष्कर्षण करते हैं, उसको हम धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म के लिए बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं धातु कर्म में बच्चे। तो कर्म में क्या करेंगे, तो सबसे पहले यूज करेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, याद रखना है। गुरुत्वीय पृथक मतलब अधिक भारी धातुओं को, ठीक है, अयस्कों से बाहर निकालने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ध्यान में रखिएगा। जनरली लौह पदार्थों को अलग करने के लिए, भारी पदार्थों को अलग करने की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। फिर हम लोग याद रखिएगा कि पृथक्करण विधि, फिर हम लोग यूज करते हैं किसका, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, याद रखिएगा। लौह चुंबकीय पदार्थों को इससे अलग करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। फिर हम ये यूज करते हैं बच्चे, किसका यूज करेंगे, तो यूज करते हैं फेन उत्प्लावन विधि का, फेन उत्प्लावन विधि का यूज करते हैं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये सब धातु कर्म के अलग अलग, ठीक है, क्या है, प्रक्रिया है जिसके आधार पर धातुओं को अयस्कों से अलग किया जाता है बच्चे। तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, यहां देखिए कमर्शियल लेड से सिल्वर का निष्कर्षण किया जाता है। और कमर्शियल लेड से, ठीक है, सिल्वर का निष्कर्षण करने के लिए बच्चे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो निष्कर्षण कमर्शियल लेड से सिल्वर का निष्कर्षण पार्क विधि द्वारा किया जाता है। याद रखना है कौन सा विधि, पार्क विधि द्वारा करते हैं बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्क विधि द्वारा। जबकि मांड विधि से, ध्यान दीजिएगा, मांड विधि से निकेल का निष्कर्षण होता है। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निष्कर्षण होता है। क्लार्क विधि द्वारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल का निष्कर्षण होता है। तो मॉन्ड विधि याद रखिएगा, क्लार्क विधि से क्या होगा, तो क्लार्क विधि से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, किसका निष्कर्षण होता है बच्चे, कैल्शियम का निष्कर्षण होगा। मांड विधि से निकेल का निष्कर्षण होता है। हैबर विधि से, ठीक है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहजीवी स्थिरीकरण से संबंधित नॉड जीन पाए जाते हैं। तो बच्चे सहजीवी स्थिरीकरण में क्या होता है, नॉड जीन
जनरली नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं यानी लेगुमिनस पौधों में पाए जाते हैं बच्चे। कौन सा पौधे में? तो लेगुमिनस पौधों में पाया जाता है। और लेगुमिनस पौधे जनरली कहां पर होते हैं? तो यह जो है याद रखिएगा राइजोबियम या दलहनी पौधे में होते हैं। याद रखना है आपको कि दलहनी पौधे या आपको राइजोबियम पौधे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए तथा बी दोनों। क्या होता है कि ये आपका दलहनी पौधा है, इसके रूट नोड्यूल्स में क्या होगा? तो आपको रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या करेगा आपको, ठीक है, जो ध्यान में रखिएगा यह क्या करता है? तो यह ठीक है, इसमें नॉड जीन पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ये देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर उसे नाइट्रेट में बदल देता है। किसमें बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है। तो ध्यान में रखिएगा नाइट्रेट में चेंज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किस में पाई जाती है? मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन बताता हूं बच्चे कि कॉर्क का जीन जो होता है, कॉर्क में जो होता है सुबेरीन पाया जाता है, जो क्या करेगा? तो ठीक है, जल के लिए अपारगम्य प्रकृति का निर्माण करता है। जबकि पैक्टीन आपको पता है यह मुरब्बा वगैरह में पाया जाता है। लिग्निन या किसी भी प्रकार के पदार्थों को यह मजबूती प्रदान करने वाला पदार्थ होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? सुबेरीन होगा। ध्यान में रखिएगा सुबेरीन होगा। ध्यान में रखिएगा कॉर्क की जल के लिए अपारगम्य प्रकृति सुबेरीन के निक्षेपण के कारण होता है। सुबेरीन फेलानिक अम्ल का बहुलक होता है जो जलीय अपघटक से ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। यह कॉर्क की कोशिका भित्ति में पाया जाता है तथा अपरागम्य प्रकृति का होता है। जबकि लिग्निन पॉलीफेनॉल का बहुलक होता है, इसकी उपस्थिति में कोशिका भित्ति अधिक मजबूत हो जाती है बच्चे। जबकि पैक्टीन मध्य पटलिका का मुख्य घटक होता है, यह जल को सरलता से अवशोषित कर लेता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको केचप, मुरब्बे इत्यादि बनाने में पैक्टीन का ही उपयोग करते हैं। पौधे का जो पैक्टीन भाग होता है उसी का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवित कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित घटक कौन होता है? तो बच्चे जीवित कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा? तो यह जल पाया जाता है। हमारे शरीर में आपको पता होगा कि लगभग हमारे शरीर में लगभग 65% के आसपास क्या होता है? जल होता है बच्चे। तो सबसे अधिक मात्रा में जल होगा बच्चे। यहां देखिए जीवित माध्यम सबसे सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित घटक पूछ रहा है, तत्व नहीं पूछ रहा है। अगर तत्व पूछता तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है बच्चे। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काइटिन क्या है? तो काइटिन याद रखिए, या काइटिन जो होता है, देखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसोमीन का बहुलक होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन का बहुलक होता है। याद रखिएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन का बहुलक होता है जो आर्थ्रोपोड्स के वाहक अंकाल तथा फंजाई की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। यह नाइट्रोजनीकृत पॉलीसेकेराइड है बच्चे। यह नाइट्रोजनीकृत पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। आपको याद रखना है कि फंगी जो होता है, कवक का वाह्य आवरण इसी का बना होता है। बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स का भी वाह्य आवरण इसी के बने होते हैं बच्चे। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं बच्चे? तो जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन, याद रखिएगा, जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन, ठीक है, डेमिकोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, डेमिकोलॉजी कहलाता है। जबकि इकोलॉजी, ठीक है, जंतुओं एवं पर्यावरण के बीच संबंध होता है बच्चे। पेलियोलॉजी, यह ठीक है, पेलियोलॉजी जंतुओं का जीवाश्मों के साथ अध्ययन होता है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या का ठीक पारिस्थितिकी अध्ययन क्या कहलाएगा? तो डेमिकोलॉजी कहलाता है। डेमिकोलॉजी कहलाता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा इसको। इको टाइप क्या होता है? इको टाइप क्या होता है? तो इको टाइप में हम लोग अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, जो पर्टिकुलर जीव होते हैं उसके अध्ययन के विषय में हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पेसीज शब्द का चयन किसने किया था? तो बच्चे सबसे पहले स्पेसीज शब्द का चयन सर्वप्रथम जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान में रखिएगा, जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कार्लस लिनियस ने सबसे पहले, ठीक है, आपको वर्गीकरण के बारे में बताया था। वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो कार्लस लिनियस को कहते हैं। जे हेक्सले ने, आपको याद रखिएगा, जे हेक्सले ने सबसे पहले यह बताया था कि जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? जीवद्रव। जीवन का भौतिक आधार क्या होगा? जीवद्रव। जबकि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डिवरीज ने। ध्यान में रखिएगा, ह्यूगो डिवरीज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यहां देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? तो बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। याद रखिएगा, जीवद्रव का नामकरण, ठीक है, किसने किया था? तो जीवद्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया था। तो ये सब बातें याद रखनी है। तो एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था, ध्यान में रखिएगा बच्चे। जबकि अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, बाद में बेंदा ने इसके बारे में बहुत सारा काम किया था। गोल्जी तो कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। मानव में एंटमीबा जिंजिविलिस रहता है, तो मानव में एंटमीबा जिंजिविलिस कहां पर रहेगा बच्चे? तो यह पायरिया के मवाद पैकेटों में पाया जाता है, यह ठीक है, पायरिया के मवाद पैकेटों में एंटमीबा जिंजिविलिस पाया जाता है। यह जनरली पायरिया रोग उत्पन्न करता है, जिससे मुंह में क्या होगा, तो आपको दुर्गंध ठीक है आना शुरू हो जाता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। समान फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान की संभावना होती है? तो 6 से 7 पीएच मान होनी चाहिए बच्चे। कितनी होनी चाहिए? 6 से 7 पीएच मान के बीच होनी चाहिए। इससे अगर अधिक होता है तो आपको मिट्टी क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। इससे अगर अधिक होता है तो मिट्टी क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और इससे कम होता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाता है, जिसमें खेती करना बड़ा कठिन हो जाता है। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहां देखिए एक्वाकल्चर क्या होता है बच्चे? तो एक्वाकल्चर मत्स्य, यहां देखिए ठीक है, आपको विटिकल्चर अंगूर का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर ध्यान दीजिएगा, सेरिकल्चर रेशम का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर पुष्प का उत्पादन, और एक्वाकल्चर ये हो गया मत्स्य का उत्पादन। एक्वाकल्चर या पिसिकल्चर भी कहा जाता है। तो ए का 4 नंबर, तो ए का 4 नंबर देखिए, ए का 4 नंबर, ठीक है। देखिए फ्लोरिकल्चर बी का 3 नंबर, तो बी का 3 नंबर। फिर देखिए सेरिकल्चर सी का 1 नंबर, तो सी का 1 नंबर। और डी विटिकल्चर यह हो गया अंगूर का उत्पादन, तो 2 नंबर। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर बच्चे। याद रखिएगा कि एक्वाकल्चर का अर्थ होता है मत्स्य उत्पादन या पिसिकल्चर, यानी जलीय जीवों के संवर्धन की बात जहां पर की जाती है उसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं बच्चे। तो ये आज का प्रश्न हो गया बच्चे। चलिए मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।